हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने कल हमारा वीडियो देखा ही होगा, दृष्टि का एनसीईआरटी, ठीक है, जो हम आपको कल रिव्यू दिए थे। तो बहुत से दोस्त लोग का कहना था कि नहीं सर, व्याख्या सहित मतलब वीडियो लाया जाए। तो आज जो हम आप लोग के लेकर आए हैं, पूरा का पूरा व्याख्या सहित और एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन पे हम चर्चा करने वाले हैं। और बहुत ही आराम से हम पूरा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा जो होगा वो 6 क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज, ठीक है, एकदम चैप्टर वाइज होने वाला है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, ठीक है, पहला चैप्टर जो है वो आप देख सकते हैं, क्या, कब और कहाँ और कैसे। यह हमारा 6 क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ठीक है। अगर आप सबको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकिन वो कल मिलेगा, आज नहीं, कल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वहाँ पे एक घंटी का आइकन बना होगा, उसको ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम प्रत्येक दिन जो वीडियो लाएंगे या वीडियो जब अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचे हमारा वीडियो। तो उसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है। और चलिए, हम ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप शिक्षक बहाली बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो दिसंबर में होने वाली है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और दूसरी बात, वहीं उन सभी स्टूडेंटों को जो इस बार सीटेट पास नहीं हुए हैं, आने वाले समय में जो शायद अपेयरिंग का मौका मिल जाए, बीपीएससी दे दे इस बार भी, तो उसके लिए भी तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि सीटेट में ना कथन और निष्कर्ष वाले स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जो सीटेट का एग्जाम या तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही एकदम हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि कथन और स्टेटमेंट ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सीटेट में खास करके। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छा क्वालिटी दिख रहा होगा। तो पहला चैप्टर हम बता दिए, क्या, कब और कहाँ कैसे। ये 6 क्लास का एनसीईआरटी है, ठीक है। चलिए, हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, गेहूं और जौ की, एक मिनट, चलिए, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ी थी। चलिए, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए, क्या इसमें 1 और 2 दोनों सही है कि सिर्फ एक सही है। चलिए, तो हम बता दें, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई और इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ी नहीं थी, ठीक है। कहाँ था, तो मेहरगढ़। सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ था हमें गेहूं और जौ, तो मेहरगढ़ से ना, सबसे पहले हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। चलिए, इसकी व्याख्या की ओर हम चलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। चलिए, हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया लगभग 8000 वर्ष पूर्व किया। अगर डेट पूछ ले तो कब, तो 8000 वर्ष पूर्व। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ी के क्षेत्रों में हुआ, ना कि विंध्य के क्षेत्रों में, ठीक है। अगर पहाड़ी बोले तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के क्षेत्रों में हुआ था। चलिए, और यहाँ देखिए, गेहूं और जौ उपजाने की प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग फोकस कीजिएगा। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऐसे आप पूरा डिस्कशन देख लीजिएगा इसको। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देख, इसमें बहुत ज़्यादा ना कथन निष्कर्ष वाला दिया हुआ क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप का बहुत दिया है। अगर जो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है, और बीपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो खास करके, क्योंकि बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो 2 का आंसर हम देखें, क्या बोल रहा है। पहला कथन क्या है कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और
इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, गंगा और इसकी सहायक नदी के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ है। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। लगभग 5000 वर्ष पूर्व नहीं, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 2500 ईसा पूर्व पहले हुआ था, यानी कि ये पॉइंट हमारा गलत है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं व्याख्या के अनुसार, व्याख्या देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। चलिए, कथन 1 सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। गंगा और इसकी सहायक नदी के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व, देखें क्या लिखा हुआ है, 2500 वर्ष पूर्व, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यता पहले विकसित हुई। ठीक है, इसीलिए कथन 2 आपका क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, तो मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या है। चलिए, सोन नदी के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। ठीक है, मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके सहायक बहुत शक्तिशाली थे, इसके शासक जो थे, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। अगर कभी पूछ ले मगध राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था, तो 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। ये आपके लिए वीवीआई पॉइंट होगा, ये आपका वीवीआई वाले पॉइंट हो जाएगा कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। ये आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए, तो भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है। ठीक है, चलिए तो विचार किया जाए इस पे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंडोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। क्या ये बात सही है, तो हाँ ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। भारत नाम का प्रयोग, ठीक है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत भाषा में आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। क्या ये पॉइंट सही है, तो हाँ ये बिल्कुल, ये भी आपका सही है, यानी कि ए और दो दोनों सही है। देखते हैं आंसर किस टाइप में है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और दो दोनों सही है। चलिए इसका अगर आप देखना चाहें व्याख्या तो देख लिया जाए। तो क्या है, उपयुक्त कथन दोनों सही है। अच्छा, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा। उन्होंने नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को, ठीक है, इंडिका कहा। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इस समूह का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृति की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए वीवीआई होगा, याद रखिएगा। ऋग्वेद संस्कृति कितनी पुरानी है, तो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको नहीं चुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। ये पॉइंट क्या है, ये आपका सही है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होते तो पकड़ लेते। दूसरा पॉइंट देखते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू यानी कि जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ से निकला,
यानी कि ये भी पॉइंट आपका क्या है, ये भी आपका सही है। आपको क्या चुनना है, सही नहीं है, कौन सा पॉइंट सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी की ओर। चलिए, पांडुलिपियां ताड़पत्र के पत्तों को काटकर अथवा, ठीक है, काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक के पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र लिखी जाती थी। ये भी आपका क्या है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी सही है। डी की अगर हम बात करें तो देख लिया जाए, पांडुलिपियां केवल, देखिए पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। कैसे गलत है, देखिए सबसे पहले अगर आप सीटेट के माध्यम से सोचिएगा, हम पढ़े सीटेट में बहुत कोई पढ़े भी होंगे, जहाँ पे केवल लग गया, ठीक है, जहाँ पे केवल लग गया ये हमेशा निगेटिव की ओर जाता है। कम से कम तो 80% तो जरूर केवल वाले स्टेटमेंट क्या होते हैं, वो हमेशा गलत होते हैं। केवल वाले स्टेटमेंट क्या होते हैं, हमेशा गलत होते हैं। तो पहला केवल तो आपको यहाँ देखने को मिल गया, केवल मंदिरों में, क्यों, और कहीं जगह पे भी तो किया जा सकता था, तो केवल मंदिरों में, ये आपका गलत हो गया। दूसरी बात अगर देखें, फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या है, बिहार में प्राप्त होती थी जो केवल संस्कृत भाषा में, देखिए केवल संस्कृत भाषा, ये गलत है। केवल संस्कृत भाषा नहीं थी, कौन कौन सी भाषा थी, तो ये आपका हो जाएगा प्राकृत भाषा में भी लिखा गया था, पांडुलिपि प्राकृत भाषा भी, और एक तमिल भाषा भी, ठीक है, यानी कि ये भी था। तो यहाँ क्या लिख रहा है, केवल संस्कृत बोल रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर निगेटिव की ओर से आप पॉजिटिव की ओर से भी चलते हैं तो ये भी गलत है। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो इसमें तो आप अच्छे भाली भांति जानते होंगे, केवल वाला शब्द हमेशा गलत ही होते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, ये स्टेटमेंट देखिएगा तो देख लीजिएगा, इसे तो हो जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, क्या है, ऐसे लेख जो केवल पत्थर पर या पत्थरों पर उत्तीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। मतलब ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। क्या ये पॉइंट सही है, ये आपका गलत है। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट हम आपको बताएं, क्या जहाँ पे केवल दिखे, देखिए यहाँ पे केवल दिख रहा है आपको, केवल पत्थर पे ही उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख और पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। तो ये पॉइंट आपका क्या है, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। चलिए, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते थे। दे दिया। अच्छा, अतः कथन गलत, 1 जो है वो गलत है। कथन 2 सही है। क्यों सही है, अभिलेख में राजाओं, रानियों और अन्य लोगों के आदेश, चलिए अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था, ठीक है, इसीलिए आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अशोक का गंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। चलिए इसका आंसर कीजिए तो आप लोग, किन लिपियों में लिखा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखा गया है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए पहले इसका कथन हम पढ़ लेते हैं। क्या है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ठीक है, के रूप में जानी जाती थी। ये क्या है, ये पॉइंट आपका सही है। ईसा मसीह के जन्म से पहले जितनी भी तिथियां थी वो ईसा पूर्व में ही जानी जाती थी, जिससे हम लोग क्या बोलते थे, बीसी बोलते थे। यानी कि बीसी का मतलब क्या होता था, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथि को। अच्छा, और कारण क्या है, कारण और कथन को हम कैसे पढ़ते हैं, तो जब एक कथन को अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे देखिए, इस ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती थी। ये बात क्या है, सही है। क्योंकि, ठीक है, यहाँ आप क्योंकि लगा कर पढ़िए, क्योंकि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, इसलिए क्या है, ये भी आपका कथन सही है।
यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है और ए सही व्याख्या करता है बी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसका व्याख्या देख लिया जाए। चलिए तो व्याख्या देख लीजिए क्या है। ये ऑप्शन सही है आपका। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती थी। अच्छा ठीक है। ईसवी पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट यानी कि बीसी कहते हैं। ईसा पूर्व को क्या कहते हैं, ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। जस्ट अभी हम लोग देख लिए हैं। चलिए हिंदी में वर्तमान तिथि का प्रयोग में ई का चलन, जिससे अंग्रेजी में एडी, ठीक है, यानी कि एडी बोले तो एनो डोमिनी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी एनो डोमिनी कहा जाता है, ठीक है। अब अगला देखिए BCE का मतलब होता है क्या, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। सी का अर्थ होता है कॉमन एरा। बीपी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग चैप्टर 1 कब, कहाँ और कैसे को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 2 की ओर, ठीक है। तो चैप्टर 2 में हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, आरंभिक मानव की खोज। अगर आप NCERT क्लास 6 का चैप्टर देखिएगा तो लेसन 2 में हम लोग का क्या है, आरंभिक मानव की खोज। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित पूरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्रह होने का प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक है। तो कहाँ से नहीं मिले हैं, तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसका आंसर हम देख लें। तो एक का आंसर हो जाएगा चिरांद, ठीक है। कहाँ से नहीं मिले हैं, तो चिरांद से नहीं मिले हैं। अगर हम अब चिरांद की बात करें, चिरांद कहाँ है, तो ये याद रखिएगा, चिरांद जो है ये बिहार के, ठीक है, बिहार के छपरा में सारण जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो सारण जिला में। चिरांद से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो देख लीजिए। चिरांद से हमें गेहूं भी मिले हैं, अगर कभी दे दे तो चिरांद से गेहूं, चना, जौ, ठीक है, और हड्डियों के टुकड़े भी मिले हैं, और हड्डी के टुकड़े भी मिले हैं। और क्या मिले चिरांद से, हड्डियों के टुकड़े भी मिले हैं, ठीक है, हड्डियों के टुकड़े भी मिले हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है चिरांद से हड्डियों के टुकड़े बिहार के किस स्थल से मिले हैं, तो चिरांद से मिले हैं। ये हो गया। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की ओर चले, भीमबेटका जो है ना, ये कहाँ है, तो सबसे पहले याद रखिए ये MP यानी कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की बात करें तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका से शैल चित्रकला, याद रखिएगा ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। भीमबेटका से शैल चित्रकला, ठीक है, शैल चित्रकला, ठीक है, शैल चित्रकला का साक्ष्य मिला है। अच्छा, अगर हम हुसंगी की बात करें तो हुसंगी कहाँ है, तो सबसे पहले याद रखिए कि हुसंगी है कहाँ, क्योंकि ये बहुत बार आपको मिलान करने या कहीं भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। जैसे भीमबेटका कहाँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मध्य प्रदेश में। तो हुसंगी कहाँ है, तो याद रखिए कर्नाटक में। हुसंगी कहाँ है, तो कर्नाटक में। अच्छा, कुरनाल की अगर हम बात करें, कुरनाल, चलिए तो कुरनाल से हमें क्या किस चीज़ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा कुरनाल से राख का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। कुरनाल से हमें किस चीज़ का प्राप्त, कुरनाल की गुफा से क्या मिला है, तो राख के साक्ष्य का प्राप्त हुआ है कुरनाल से, याद रखिएगा। कुरनूल, सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। कुरनूल से हमें राख के साक्ष्य का प्राप्त हुआ है, कुरनाल बोल दिया। चलिए ये हो गया। चलिए थोड़ा इसका देख लेते हैं क्या है व्याख्या। तो भीमबेटका, हुसंगी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आठेकस और खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण मिले हैं, ये सही हो गया। ये तीनों पूरापाषाणिक पूरा स्थल है, जबकि चिरांद नवपाषाणिक पूरा स्थल, याद रखिएगा। चिरांद कैसी पूरा स्थल है, तो नवपाषाणिक पूरा स्थल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हुसंगी और कुरनूल गुफाएं, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो तुंगभद्रा कहाँ है, तो याद रखिए कर्नाटक में। तुंगभद्रा नदी कहाँ है, तो कर्नाटक में। कुरनूल कहाँ है, तो कर्नाटक में, ठीक है, सॉरी कुरनूल, हुसंगी कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निम्नलिखित पूरा स्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पूरा स्थल है, तो नवपाषाणिक पूरा स्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा मेहरगढ़, ये भी नवपाषाणिक पूरा स्थल है। बुर्जहोम, ये भी आपका नवपाषाणिक पूरा स्थल है। महागढ़, ये भी है। कोल्डिहवा, ये भी है। और दाउजली हैंडिंग, ये भी आपका नवपाषाणिक पूरा स्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी क्या है, और नवपाषाणिक पूरा स्थल है। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम यहाँ बात कर लेते हैं मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से हमें क्या प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिए गेहूं और जौ,
गेहूँ और जौ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से गेहूँ और जौ, तो ये तो सबसे पहली प्राथमिकता है। और याद रखिएगा भेड़ और बकरी भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, भेड़ और बकरी, ठीक है। भेड़ और बकरी कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ की बात करें तो गेहूँ और जौ, भेड़ बकरी कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। चलिए दूसरा अगर हम देखें बुर्जहोम, ठीक है, तो बुर्जहोम कहाँ है? तो याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर में है। बुर्जहोम कहाँ है? तो सबसे पहले याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। पहला बात, बुर्जहोम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से याद रखिए गर्तावास, कभी कभी पूछ देता है कि गर्तावास कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो गर्तावास का प्राप्त कहाँ से हुआ है? साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बुर्जहोम से। यहाँ के लोग जो होते थे मतलब कि ज़मीन के अंदर गड्ढा करके रहते थे, ठीक है। और इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती थी, वहाँ ठंडी से बचने के लिए गर्तावास मतलब ज़मीन के अंदर रहा करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी 4 की बात करें, कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कहाँ है? ठीक है, तो ये यूपी में है। सबसे पहली बात याद रखिएगा ये कहाँ है? तो यूपी में है। और यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा चावल। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कोल्डिहवा से मिलता है। और जानवर की हड्डी, ठीक है, चावल और जानवर की हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कोल्डिहवा से मिलता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर इसका व्याख्या तो नहीं दिया हुआ है। चलिए पूरा पाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं क्या है। पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। तो क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये आपका पूरा का पूरा सही है, उद्योग स्थल कहलाता है। नेक्स्ट देख लें, तो पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी को दबाव सल्क तकनीकी कहा जाता है। तो ये भी आपका सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसकी व्याख्या की अगर हम बात करें तो देख लिया जाए। व्याख्या बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ से देखिए, पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने का स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं, ठीक है। ये तो मिल गया। चलिए देख लीजिएगा इसको आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं? अभी जस्ट हम आपको ऊपर बताए थे कि राख का साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, बताइए कहाँ से मिले हैं? आंसर कीजिए इसका। तो क्या हो जाएगा? कुरनूल की गुफा से। राख का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कुरनूल की गुफा से ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए इसका आंसर बी दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ पढ़ देते हैं। कुरनूल की गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। मध्य पाषाणिक युग में जलवायु परिवर्तन से, ठीक है, आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन पे विचार करना है, जलवायु परिवर्तन से क्या हुआ था, ठीक है। तो 5 का ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या हो जाएगा। पहला क्या है कि बादलों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। ये क्या है? ये आपका सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। ये भी आपका सही है। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो ये भी आपका क्या है? ये भी सही है, यानी कि तीनों का तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। चलिए उपयुक्त तीनों कथन सही है, ठीक है। लगभग, ठीक है, 12,000 वर्ष पूर्व आए परिवर्तनीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहते हैं। ये सही है। मध्य पाषाण युग की शुरुआत कब से कब तक हुई थी? ये याद रखिएगा डेट, 12,000 वर्ष से लेकर, ठीक है, 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक, ठीक है। 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण युग की अवधि कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और क्या है कि मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूं, जौ और धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया और समय के साथ खुद को उपजाना सीख लिया।
ठीक है, ये था आपका। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए, व्याख्या का मतलब ये होता है कि आप आराम आराम से पढ़िए, अब पूरा डिटेल से पढ़िए, एक बार पढ़िए कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके लाल बटन को टिप कर सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 भाग नहीं है, यानी कि 3 में से कौन एक सा नहीं है। ठीक है, आपसे क्या पूछ दिया है, आपसे नहीं वाला पूछ दिया है, तो कौन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, ये 3 भागों में बांटा गया, याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो किस भाग में नहीं बांटा गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महापाषाण काल में नहीं बांटा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महापाषाण काल, इस भाग में नहीं बांटा गया है। चलिए देखते हैं इसका क्या है, व्याख्या क्या किया हुआ। चलिए, मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक काल शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। अभी जस्ट आपको हम बताए थे पीछे, शैल चित्रकला के लिए किसे जाना जाता है, शैल चित्रकला के लिए किसे जाना जाता है, तो बताए थे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका। ठीक है, एमपी में मध्य प्रदेश भीमबेटका शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है, अभी पीछे जस्ट बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। देखिए, भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृति गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की ऐतिहासिक काल है। ठीक है, चलिए, अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। अमरावती क्यों प्रसिद्ध है, तो अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंग कालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको मिलान करना है, सही मिलान करना कौन किसका होगा। चलिए, तो हम इसका मिलान करते हैं। अभी जस्ट हम पीछे बताएं कि मध्य पाषाण काल कब से कब तक है, तो 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक। अभी जस्ट हम पीछे आपको बताएं, 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक हो जाएगा। चलिए, अब पूरा पाषाण काल कब से कब तक है, तो पूरा पाषाण काल कब से हो जाएगा, ये आपका 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, पूरा पाषाण काल कब से कब तक, तो 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक। अब महापाषाण काल की अगर हम बात करें, ये कब से कब तक हो जाएगा, तो ये आपका 2500 वर्ष पूर्व से लेकर 1900 वर्ष पूर्व तक हो जाएगा। यानी कि डी का क्या हो जाएगा फिर, तो डी का उत्तर पाषाण काल किस में चला जाएगा, तो यह आपका शुरुआत हो जाएगा इसका 10,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, तो यानी कि 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4। चलिए इसका हम देखते हैं। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या अगर देखना चाहें तो चलिए व्याख्या देख लिया जाए क्या है। तो पूरा पाषाण काल, ठीक है, 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है। मध्य पाषाण काल 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। उत्तर पाषाण काल कब से कब तक है इसका, याद रखिए, अर्थात नव पाषाण काल की शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व से होती है। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा आगे। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये क्या है, ये तीनों क्या, इसको हम बोल सकते हैं प्रागैतिहासिक काल बोल सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, अभी जस्ट हम पीछे बताए थे आप लोग को। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है,
कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, इस पे आपको विचार करना है। क्या है विचार करना है, देखते हैं क्या है आगे। चलिए, तो उपयुक्त में से किन काल के, ठीक है, किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? ठीक है, माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं। तो किसको कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि मध्य पाषाण काल को ना। देखिए देखते हैं क्या है बी में, ऑप्शन नंबर बी में क्या है। तो देखिए मध्य पाषाण काल। ठीक है, चलिए तो क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। अभी जस्ट हम लोग पीछे भी बात किए थे, मध्य पाषाण काल का अवधि कब से कब तक था। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। ठीक है, इन्हीं माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हुसंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं क्या है। हुसंगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या ये बात सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे। ये क्या सही है? ये आपका गलत है। बलुआ पत्थर से नहीं बनाए जाते थे। ठीक है, किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो चूना पत्थर से, याद रखिएगा। बलुआ पत्थर से नहीं, चूना पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ बलुआ पत्थर लिख गया, यानी कि ये आपका ये स्टेटमेंट यह गलत है, यानी कि 2 आपका गलत हो जाएगा, यानी कि केवल 1 सही है। ठीक है, चलिए इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। तो हुसंगी कर्नाटक में स्थित पूरा पाषाणिक काल स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्य में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं। ठीक है, हुसंगी में अधिकांश औजार, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? तो चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। वहाँ क्या था आपका स्टेटमेंट में? बलुआ पत्थर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? बलुआ पत्थर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं क्या क्या है। चलिए, तो भारत में शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण नव पाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। क्या ये बात सही है? नव पाषाण काल से युग प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ये क्या है? गलत है। नव पाषाण युग नहीं, यहाँ आपका पूरा पाषाण युग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? पूरा पाषाण काल। ठीक है, सॉरी, क्या होना चाहिए था? पूरा पाषाण काल से। ठीक है, यहाँ पे आपका नव पाषाण लिखा हुआ, इसीलिए ये आपका क्या हुआ? स्टेटमेंट गलत हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? आंध्र प्रदेश के पाटने नामक पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। बताइए ये बात सही है? ये भी आपका गलत है। क्यों गलत है? कि पाटने नामक स्थल जो है ना, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। सबसे पहली बात, ये कहाँ है? ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। पाटने कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ आपका आंध्र प्रदेश दे दिया, यानी कि ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? आपका गलत हो गया। अगला देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके पर चित्रांकन और इनके मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। ये आपका सही है, यानी कि केवल 3 आपका सही है। ठीक है, चलिए तो आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, व्याख्या देख लिया जाए। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण पूरा पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। अवशेष पटने, ठीक है, नामक पूरा स्थल जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये भी क्लियर हो चुका था। चलिए, इन अंडों के छिलके पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, ये भी सही बात है। अच्छा, 2500 वर्ष पूर्व पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों के सेल राजस्थान के बूंदी से प्राप्त हुए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा फोकस कीजिएगा कि शुतुरमुर्ग के अंडों के सेल कहाँ से तो प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान के बूंदी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आपके लिए VVI हो सकता है, कभी पूछ देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए, तो हम लोग का इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 भी समाप्त हो चुका था। जो आरंभिक मानव की खोज था वो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं NCERT कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 3, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इसमें
देखते हैं कितने ऑब्जेक्टिव हैं, किस किस टाइप से हैं। चलिए इस पर हम विचार कर लेते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता होगा। सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख लीजिएगा व्याख्या, कुछ खास नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से किन कथनों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो देखिए ये आपका मतलब इस क्या हो जाएगा इसका आंसर कीजिएगा। ये आपका पूरा का पूरा पहला ऑप्शन क्या है? पय्यमपल्ली, हल्लूर, महागढ़ा, गुफक्राल और बुर्जोम, यानी कि पांचों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पांचों से मिले हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक मिनट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। आइए, तो पय्यमपल्ली कहाँ है? तो पय्यमपल्ली कहाँ है बताइए, ये कहाँ है? ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में, याद रखिएगा। देखिए एक है आपका पोंचमपल्ली, ये उसको वो नहीं समझ जाइएगा। एक है पोंचमपल्ली जो कि आपका तेलंगाना में है। ठीक है, ये है पय्यमपल्ली, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। हल्लूर, अगर हम हल्लूर की बात करें तो हल्लूर कहाँ है? तो अभी जस्ट पीछे भी पढ़े थे, कर्नाटक में। हल्लूर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए अच्छा, और गुफक्राल की अगर हम बात करें, गुफक्राल कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें महागढ़, ये कहाँ है? महागढ़ ये आपका यूपी में पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में। और बुरझोम कहाँ है? तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ये सब याद रखिए, ये सब कभी आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए पूछ लिया, मिलान करने में आपको दे दिया। अभी जस्ट हम ऊपर बता रहे थे आप लोग को। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। कोल्डिहवा, कोल्डिहवा कहाँ है? ये भी जस्ट हम अभी पीछे भी बताए थे, कोल्डिहवा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा। चिरांद बिहार के छपरा सारण जिला में हो जाएगा, ये बिहार के सारण जिला में। ठीक है, याद रखिएगा। और गुफक्राल कहाँ है? अभी जस्ट आपको बताए थे हम, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो इसका मिलान हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 का 3 हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा? 1 का 3, और कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, यानी कि 2 का 1। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए तो 1 का 3, 2 का 1। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या की अगर हम बात करें तो देखिए, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को विभिन्न, एक मिनट हटाने दीजिए, चलिए, विभिन्न प्रस्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं। इनमें हिरन तथा सुअर जैसी जंगली जानवरों की हड्डियां सबसे निचले स्तर से मिली है। ठीक है, उसके बाद स्तरों से भेड़ और बकरियों तथा उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियों मिली हैं। ठीक है, इससे लगता है कि ये लोग मवेशी पालने लगे थे। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, देखिए दिया हुआ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला में। ठीक है, जो कि वर्तमान के नाम से हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद को किस के नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से अवस्थित है। यहाँ से चावल, ठीक है, पीछे भी हम बताए थे, चावल और जानवरों के हड्डी के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। तो अगर कभी पूछ दे कि चावल और जानवरों के हड्डी के टुकड़े की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कोल्डिहवा के उत्तर प्रदेश से। ठीक है, याद रखिएगा। व्याख्या अगर पढ़ रहे हैं तो व्याख्या का जो मेन जो ऐसा पॉइंट हो ना, वो आप कॉपी में लिख लेवल कीजिए। जैसे ये सब जो है आपका साक्ष्य कहाँ से मिला, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको पीछे पूछ देगा कि चावल और जानवरों के हड्डी के टुकड़े का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कोल्डिहवा के उत्तर प्रदेश में। खैर चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। चिरांद जो है आधुनिक बिहार राज्य में स्थित है। यहाँ से गेहूं, हरे चने और भैंस और बैल के अवशेष मिले हैं। अगर कभी पूछ दे कि चिरांद से क्या गेहूं और चने, तो याद रखिएगा, और हड्डी के टुकड़े भी मिले हुए हैं। गुफक्राल आधुनिक कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है? तो कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूं और दलहन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो महागढ़ कहाँ स्थित है, ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा आपका, बताइए, मिलान कीजिए। अच्छा, बुर्ज होम की अगर हम बात करें तो ये तो आपका कश्मीर में है। हल्लूर कहाँ है, अभी जस्ट हम लोग पीछे भी बात किए थे, हल्लूर कहाँ हो जाए, अच्छा एक मिनट, क्या बोल रहा है आपको, अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, उपयुक्त पुरा स्थलों में से कौन से युग्म सुम्मिलित नहीं है। अच्छा, कौन सा सुम्मिलित नहीं है, तो महागढ़ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ये आपका सही है। बुर्ज होम कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, ये भी आपका सही है। अगर हम बात करें हल्लूर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, नहीं, ये आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये आपका कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में। हल्लूर कहाँ है, पीछे भी हम बताए थे ना, कहाँ है, तो कर्नाटक में है, ठीक है। अच्छा, अब पय्यमपल्ली कहाँ है, तेलंगाना में, ये तो पोंचमपल्ली ना, अगर पोंचमपल्ली होता तो क्या हो जाता, तेलंगाना हो जाता, लेकिन यहाँ पय्यमपल्ली आपसे पूछ रहा है, ये कहाँ हो जाएगा, ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में, ठीक है, कहाँ है, तो तमिलनाडु में, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि 3 और 4 सही नहीं है, कौन सुम्मिलित नहीं है, तो 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका भी व्याख्या क्या है। तो महागढ़ वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। इस पूरा स्थल से चावल और मवेशी के मिट्टी पर खुरे का निशान के रूप में है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम तो अभी जस्ट यहाँ कश्मीर में स्थित है, यहाँ से गेहूं और दलहन के कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए, हल्लूर वर्तमान कर्नाटक में स्थित है, यहाँ से पुरातत्वविदों को ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब पय्यमपल्ली वर्तमान तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। और हल्लूर कर्नाटक के, पय्यमपल्ली, एक मिनट हटाने दीजिए, चलिए ये देख लीजिए, हल्लूर कर्नाटक तथा पय्यमपल्ली तमिलनाडु में अवस्थित है, परंतु NCERT कक्षा 6 में दोनों पुरा स्थलों को आंध्र प्रदेश में स्थित बताया है। इस पर भी फोकस कीजिएगा थोड़ा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए, पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, ठीक है। बुर्ज होम पुरा स्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, क्या है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। अभी जस्ट हम आपको पीछे बताए हैं कि बुर्ज होम के लोग जो होते थे ज़मीन से नीचे गड्ढे के घर बना के रहते थे और उसे हम गर्तावास कहते, पीछे जस्ट बताए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली है, तो क्या ये पॉइंट सही है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका व्याख्या अगर हम देख लें तो क्या है व्याख्या, उपयुक्त दोनों कथनों सही हैं। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इन घरों को गर्तावास कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड से सुरक्षित मिलती थी। झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों आग जलाने की जगहें थी, ठीक है। इससे ऐसा लगता था कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर बाहर खाना पकाते होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, नौपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, सही नहीं बताना है नौपाषाण युग के संदर्भ में। चलिए, तो इस काल में पुरापाषाणिक औजार का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। क्या ये बात क्या सही है कि गलत है, तो ये पूरा का पूरा ये क्या है, ये आपका गलत है, पूर्णतः बंद हो गया था, ये ऐसा नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं। इस काल के औजार की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, ये पॉइंट सही है आपका। आगे देखते हैं। चलिए, इस युग में वनस्पतियों और अन्य चीज़ों को पीसने के लिए, ठीक है, ओखली और मुसल का प्रयोग होने लगा था, तो ये भी क्या है, ये भी आपका सही है। अच्छा, इस युग में मिट्टी के बर्तनों
पर अलंकरण आरंभ हो गया था। तो ये भी आपका सही है। तो क्या पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा था ना, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका व्याख्या अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कथन इसका बताना है, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, क्या ये सही है, तो हाँ सही है। क्योंकि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। क्या बताइए, क्या ये दोनों कथन सही है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। और ये दोनों एक दूसरे का क्या करता है, तो व्याख्या भी कर रहा है, स्पष्टीकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट है। तो मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट है, ये किस दर्रा हो जाएगा, तो बोलन दर्रा। ठीक है, किस दर्रा के निकट है, तो बोलन दर्रा के निकट है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मेहरगढ़ किरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। याद रखिएगा, अगर कोई पूछ दे ईरान जाने के लिए कौन सा दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है, तो बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था, क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ से प्राप्त कुछ मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। क्योंकि इस टाइप के कथन और करण में बीच में आप क्योंकि जरूर लगाइएगा। क्योंकि मेहरगढ़ के लोग का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, क्या ये बात सही है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, उनका ऐसा मानना था। ठीक है, और व्याख्या भी सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्टेटमेंट इनका। चलिए, तो मृत्यु के बाद समानता मृतक के संगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे, ऐसा मेहरगढ़ लोग के लगता था। ठीक है, लोगों की आस्था था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ से ऐसे कब्र मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बकरी को दफनाया गया था। ठीक है, देखिए, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यहाँ के लोग की आस्था था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ठीक है, इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा जाता था। किस लिए रखा जाता था, तो खाने पीने के लिए दिया जाता था, उसके साथ दफना दिया जाता था। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो ऐसे व्यक्ति जो अभी नए नए हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, इसे देख रहे हैं, उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रत्येक दिन हम वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, कल आपका सेकंड वीडियो आ जाएगा। सेकंड वीडियो आने के बाद आपको एक PDF भी दे दिया जाएगा। 6 क्लास का पूरा NCERT का PDF आपको, जो आप पढ़ रहे हैं, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, टेलीग्राम में चला जाएगा। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर कुछ इसमें आपको और सुधार चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ सुधार किया जाएगा कि किस टाइप से आपको चाहिए, व्याख्या सहित अच्छा लग रहा है कि नहीं, या सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, 11 का आंसर कीजिएगा आप लोग पहले। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग हेंडिंग। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दार्जिलिंग हेंडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, ठीक है, कि घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है।
यहाँ काष्टसम के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ काष्टासम उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गए हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ से मुसल और खरल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जटाल हुक पूरा स्थल संदर्भ में निम्न में कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए विचार इस पे कीजिए कथन पे। पहला कथन क्या है आपका, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक जटाल हुक तुर्की में है। क्या ये बात सही है? तो हाँ, जटाल हुक कहाँ है? तो तुर्की में। ये पॉइंट सही है आपका। दूसरा देखते हैं, यहाँ दूर दराज के स्थान से, ठीक है, कई चीज़ उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे कि सीरिया से लाया गया चमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ लाई गई। क्या ये बात सही है? तो ये आपका दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो यानी कि ए और बी दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित पुरा स्थलों में चौकोर तथा आयताकार घर के अवशेष कहाँ मिलते थे? देखिए, चौकोर किसको बोलते हैं? तो चौकोर इसको बोलते हैं, इस टाइप को हम लोग चौकोर बोलते हैं। ठीक है, अब आयताकार तो आप समझ ही रहे हैं, आयताकार आप समझ रहे हैं अच्छे से, इसको आयताकार बोलते हैं। तो चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चलिए आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, लेकिन इसका पहले व्याख्या देख लीजिए। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष के इस इलाके में सबसे पहले गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। तो पहले भी हम जानते हैं कि अगर कभी पूछ ले कि गेहूं और जौ की उगाने का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो मेहरगढ़ से ही चौकोर और एवं आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण में काम आते होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका आरंभिक नगर। इस चैप्टर को हम कल करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इस चैप्टर को हम कोशिश करते हैं कल करने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम लोग कल शुरू करेंगे NCERT का चैप्टर नंबर 4 आरंभिक नगर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जाकर आप जुड़ जाइए। ठीक है।